चलो अब अपन देखेंगे 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, तो 9 तो है ये, देखो ध्यान से देखो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या इसी को हम मार्लियामेंटो रिफॉर्म या कम्युनल रिफॉर्म भी कहते हैं। मार्लियामेंटो रिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मार्ले थे वो सेक्रेटरी टू इंडिया थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो उस समय भारत के वॉइस रॉय थे। ठीक है, इसको समझने के लिए ना इसमें एक चीज़ कम्युनल रिफॉर्म इसको बोल रहे हैं हम, मतलब ये किसी एक कम्युनिटी के लिए या किसी एक धर्म के लिए विशेष रहा होगा। तो यहाँ पे हुआ ये था कि इसमें मुस्लिम धर्म जो है उन लोगों के लिए अलग से पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई थी। मतलब अगर कहीं पे मुस्लिम व्यक्ति इलेक्शन में है और वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या है तो उसका चुनाव मुस्लिम जनसंख्या ही करेगी, वहाँ बाकी जाति के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। क्यों हुआ था ऐसा, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। देखो हमने देख लिया था कि 85 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम क्या था, कांग्रेस। कांग्रेस डिमांड कर रही थी, अभी तक हमको बजट पे बहस करने की परमिशन नहीं थी, तो कांग्रेस ने पहले तो ये डिमांड किया कि एक तो हमको बजट पे बहस करने की परमिशन मिलनी चाहिए, दूसरा उनका ये कहना था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, जो नियम कानून इंडिया में बनते हैं उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो ये चाहते थे कि उसमें इंडियंस का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो। वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो चाहते थे कि जो सदस्य हैं वो चुन के आए, नॉमिनेट होके ना आए, क्योंकि नॉमिनेशन से फिर ये हो जाता कि जो वॉइस रॉय है वो अपने ही लोगों को वापस से लाता और ये बोलता है कि ये तो इंडियंस हैं। तो वो ये चाहते थे कि एक तो सदस्यों की संख्या बढ़े, दूसरा जो सदस्य की संख्या बढ़े वो इलेक्शन के थ्रू आए, और वो सदस्यों की संख्या जब बढ़ेगी तो आप उसमें बहस कर पाओगे, अपने हिसाब से कुछ नियम कायदे कानून बना पाओगे। ये सारी डिमांड्स थी इंडियंस की। ब्रिटेन को या ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, वॉइस रॉय को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि क्योंकि इंडिया का जो एजुकेटेड सेक्टर है अब वो संगठित होके इंडिया का जो बाकी का सेक्टर, मतलब बाकी की जो जनता है उसको उकसा रहा है, उसको भड़का रहा है या उसको समझा रहा है ब्रिटेन के ख़िलाफ़। तो अगर ऐसा चलता रहा तो इनकी सत्ता बहुत जल्दी चली जाएगी। तो उन्होंने ये कोशिश करी कि ये जो डिमांड्स हैं इनको कुछ इस तरह से फुलफ़िल कर दिया जाए कि उनको जो वो चाह रहे हैं वो मिल गया ऐसा लगे, और हमारे पास से शक्ति भी उतनी ना जाए। इन्होंने इसमें पहले तो सबसे पहले कम्युनल इलेक्शन करने के लिए इन्होंने यही किया कि इन्होंने डिवाइड किया, हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग किया ताकि शक्ति कम हो जाए। इसमें अगर आप देखोगे ना तो 1903 में एक व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन। आज मैं 9 क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। 1903 में थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वही किया था, बंगाल को डिवाइड किया था कम्युनल बेसिस पे। ठीक है, अनाउंसमेंट 1903 में हुई थी, डिवीज़न 1905 में हुआ था। (1905) में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था बनारस में,
जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था कि हमको अब अपने लिए आंदोलन तेज़ करना चाहिए और हमें स्वदेशी मूवमेंट को अब लॉन्च करना चाहिए। मगर उस समय उनको ये आंदोलन करने के लिए अप्रूवल नहीं मिला था कांग्रेस से। 1906 में बांग्लादेश के ढाका में 30 दिसंबर को फॉर्मेशन हो जाता है मुस्लिम लीग का। इससे क्या होगा? इससे ये स्पष्ट तौर पे दिखने लगेगा कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हैं, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। ठीक है। जब गोपाल कृष्ण गोखले ने ये डिमांड की थी तो उन्हें 1905 में ये नहीं मिला था कि वो स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर सकें। 1906 में भी नहीं हुआ। 1907 में कांग्रेस में हो जाता है डिवीज़न। कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। नरम दल में वो लोग थे जो सब चीज़ों को बातचीत करके रिजॉल्व करना चाहते थे अंग्रेज़ों से, और गरम दल में वो लोग थे जो आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। यहाँ पे अगर क्रोनोलॉजिकली देखोगे ना तो धीरे धीरे इंडिया वीक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। इंडिया वीक होने से कौन मजबूत हो रहा है? इंडिया के वीक होने से ब्रिटिशर्स मजबूत हो रहे हैं। तो इन्होंने जो प्रोविजंस दिए ना, उसमें इन्होंने पहले प्रोविज़न में तो कम्युनल इलेक्शन ही दिया था। किसके लिए था? ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। कम्युनल इलेक्शन की शुरुआत होती है यहाँ से, और इंडियंस की डिमांड दो और थी। इंडियंस ने डिमांड किया था कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में ज़्यादा हो। तो यहाँ पे एक सदस्य जो थे, विधि सदस्य, इनको वॉइसरॉय की काउंसिल में शामिल किया जाता है। क्या नाम था इनका? सत्येंद्र प्रसाद। नहीं, वो दूसरे थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। ये क्या बने? ये बने थे विधि सदस्य। ठीक है।
केंद्र और प्रांत में विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का जो बहुमत था उसमें चेंजेस किए गए थे। मतलब केंद्र में सरकारी सदस्य जो थे वो अभी भी बहुमत में थे, प्रांत में जो सरकारी सदस्य थे अब वो बहुमत में नहीं थे। मतलब राज्यों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में आ गए थे। इनको बहुमत में लाने का प्रावधान किया गया था इसमें। केंद्र में अभी भी सरकारी सदस्य ही थे बहुमत में। हो गया। और हमारी दूसरी डिमांड क्या थी कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए जाएं। तो वो पहले कितने थे? पहले 16 होते थे, अब बढ़ाकर कर दिए गए थे 60। ये कहाँ पे बढ़े हैं? सेंटर में ना। राज्यों में ये संख्या अभी भी अलग अलग है, हर प्रांत में ये संख्या अलग अलग है। ये केंद्र का है। और कम्युनल इलेक्शन में जैसे मुस्लिम्स को शामिल किया गया था, मुस्लिम्स के अलावा भी जो आपके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से भी लोगों को इलेक्ट किया जाता था रिजर्वेशन बेसिस पे। ठीक है। 1909 में इतना ही था। फिर उसके बाद 1919 में अगला एक्ट आता है, मगर उसके पहले हमने देखा था कि कांग्रेस हो गई थी डिवाइड। ठीक है। आगे जाके कांग्रेस वापस जुड़ जाती है, एक हो जाती है। तो इसको चेंज करके ना 16 में कांग्रेस यूनाइट हो जाती है और 1913 में एक युद्ध होता है बैटल ऑफ बाल्कन या बाल्कन का युद्ध। ये होता है अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच। ठीक है। अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच ये युद्ध होता है। ये युद्ध इसलिए होता है क्योंकि मुसलमानों का ये कहना था कि अंग्रेज़ जो हैं उनके खलीफा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि बाद में कमाल पाशा आता है और खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त ही कर दिया जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जो मुसलमान अभी कांग्रेस की तरफ थे क्योंकि उन्हें कम्युनल इलेक्शन वगैरह, अंग्रेज़ों की तरफ थे क्योंकि उन्हें कम्युनल इलेक्शन मिला था, अलग से रिजर्वेशन मिल रहा था। सरकार, ब्रिटिश सरकार बेसिकली उनको खुश करने की कोशिश कर रही थी। अब वो अंग्रेज़ों से दूर हो जाएंगे। तो मुस्लिम अंग्रेज़ों से दूर हो गए, कांग्रेस वापस से यूनाइट हो गई। स्ट्रॉन्ग कौन होने लगेगा वापस?
इंडिया स्ट्रांग होने लगे, मतलब इंडियंस स्ट्रांग होने लगेंगे। अब क्योंकि इंडियंस स्ट्रांग होंगे तो वो अपनी बात ज़्यादा असरदार तरीके से कह पाएंगे और उनकी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा ब्रिटिशर्स पे। 1919 में यही हुआ था। 1919, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। उसी पेज में कंटिन्यू करते जाते हैं क्या? उसी पेज में ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं क्या? नहीं, पूछ रहा हूँ। जैसे नोट्स बनाने वैसे बना ले, अलग अलग बनाओगे ना तो रिवाइज करने में वो रहता है, इजी रहता है। मेरे को रहता था, आप अपने हिसाब से देख लो। हाँ ठीक है। इसे हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म इसलिए कहते हैं, क्या नाम था, सैमुअल एडवर्ड सैमुअल मॉन्टफोर्ड, यही नाम था ना? हाँ, एडविन सैमुअल मॉन्टफोर्ड ने इसकी अनाउंसमेंट की थी 20 अगस्त 1917 को। ये लागू 1919 से हुआ था, 20 अगस्त 1917। क्योंकि ये अगस्त महीने में हुआ था इसलिए इसे अगस्त रिफॉर्म भी कहा जाता है, या अगस्त डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अगस्त घोषणा, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, घोषणा बोलते हैं। ठीक है, इसमें ना एक सिद्धांत दिया गया था, डायरकी का या द्वैत शासन का। इसमें क्या होता था, इसमें विषय जो होते थे ना उनको दो जगह डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे और एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे। मतलब एक ट्रांसफरेबल मतलब हस्तांतरित सब्जेक्ट थे। तो जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे ना उन पे नियम कानून बनाने की शक्ति भारतीयों के पास थी, उसमें सारे नियम कानून भारतीय बनाते थे। मगर जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उन पे रिजर्व कानून मतलब उन पे जो भी कानून वानून बनता था वो उस प्रोविंस का गवर्नर या सेंटर में वॉइस रॉय बनाता था। ठीक है, अभी ये जो व्यवस्था है ये खाली प्रांतों में लागू की गई थी, डायरे की, ये सेंटर में लागू नहीं की गई थी 1919 में। आरक्षित और हस्तांतरित
दो तरह के सब्जेक्ट्स में इसे डिवाइड किया गया था। तो जो आरक्षित सब्जेक्ट थे वो आरक्षित किसके पास थे? गवर्नर के पास। और हस्तांतरित किसको दिए गए थे? भारतीयों को दिए गए थे। ये आप हिस्ट्री पढ़ते समय भी शायद एक बार पढ़े होंगे, सर ने पढ़ाया होगा। पढ़ाएं? नहीं बताएं? अच्छा, इसमें ये था कि जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे ना, उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए थे जो बेसिकली पब्लिक को लगता था कि डायरेक्ट हमारे उसके हैं, मगर वो आरक्षित सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे वो डिपेंडेंट थे। जैसे कानून व्यवस्था हस्तांतरित सब्जेक्ट था, मगर पुलिस विभाग आरक्षित सब्जेक्ट था। एग्रीकल्चर हस्तांतरित था, मगर इरिगेशन आरक्षित था। तो आप अगर कोई नीति बना रहे हो या कोई नियम कानून बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो एग्रीकल्चर के बेसिस में, और यहाँ से आपको इरिगेशन के लिए पानी ही नहीं मिलेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे, और जनता को क्या लगेगा कि आप फेल हो रहे हो। तो ये जैसे हमने पहले देखा था पैक्स ब्रिटानिका थ्योरी, ये सेम थ्योरी थी, बस इसे प्यार से इंडियंस पे लागू कर दिया गया था और इंडियंस ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। इंडियंस को ये चीज़ इनिशियली समझ में ही नहीं आई थी, उनको लगा था हम जो मांग रहे हैं हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या था? हस्तांतरित और आरक्षित दो सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से कि हस्तांतरित सब्जेक्ट ऐसे दिए गए थे जिन पे शासन करना बिना आरक्षित सब्जेक्ट के बहुत मुश्किल था या नहीं किया जा सकता, मान लो आप। ठीक है, इसमें दो सदनों की भी स्थापना की गई थी। जैसे हम अभी देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, सेम वैसे ही दो सदनों की स्थापना गई थी, लोकसभा और राज्यसभा जैसे ही, जिनका केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे और राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। यहाँ 60 थे, यहाँ 144 थे। ठीक है, इसका भी डिवीज़न है। डिवीज़न अभी तक तो पूछा नहीं है, बट आप चाहो तो नोट कर सकते हो। राज्य परिषद में जो 60 सदस्य थे उसमें से 34 निर्वाचित थे, 26 मनोनीत थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय विधानसभा जो बनाई गई थी उसमें 144 सदस्य थे, जिसमें से निर्वाचित 104 थे, मनोनीत 40 थे और इनका कार्यकाल 3 साल का होता था। दोनों की पावर ऑलमोस्ट बराबर थी, बस बजट पे स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल विधानसभा को था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ की गई थी जिसे हम कहते हैं लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। या सूची विभाजन।
सूची विभाजन किया गया था इसमें। अभी हमारे यहाँ देश में 3 सूचियाँ हैं। इनिशियली 2 ही बनाई गई थी, केंद्र की सूची और प्रांतों की सूची। ये इनिशियली 2 ही सूची बनाई गई थी, अभी हमारे यहाँ 3 है। 161-52 सूची विभाजन इसलिए किया गया था कि जो सब्जेक्ट केंद्र की लिस्ट में थे उन पे नियम कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का था, और जो सब्जेक्ट्स को राज्य सूची में बांटा गया था उन पे नियम कानून राज्य अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग बनाते थे। द्वैत शासन हो गया, आरक्षित विषय हो गए, कम्युनल इलेक्शंस। जैसे हमने पहले देखा था 1909 में केवल मुस्लिमों का था, है ना। अब ये दे दिया गया था 1919 में क्रिश्चियंस, सिख, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, यूरोपियों को और एंग्लो इंडियंस को। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके फादर यूरोपीय मूल के होते हैं मगर माता भारतीय होती है। ठीक है। इसके अंतर्गत 1926 में एक आयोग का गठन किया जाता है जो आईएएस बनाता है। मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 में। और केंद्र के बजट को राज्य के बजट से या अलग किया जाता है। पहले केंद्र ही आवंटित करता था, अब दोनों का बजट अलग अलग होता है और दोनों अपने हिसाब से बजट बना सकते हैं। इसके तहत एक कमीशन का निर्माण करना था जो 10 साल बाद इसका रिव्यू करती कि ये जो एक्ट, मतलब ये जो नियम कानून बने हैं भारतीय इसे ठीक से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। तो इसमें एक कमीशन बनता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, सिर्फ गोरे थे, इसलिए उसका विरोध किया जाता है। 1927 में ये भारत आते हैं, 1930 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये अपनी रिपोर्ट में 3
मेजर पॉइंट्स बताते हैं। ये बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भारत में कम्युनल इलेक्शन कंटिन्यू किए जाने चाहिए, बनाए रखने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि राज्यों को स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए। और तीसरा ये बताते हैं कि ये जो विधानमंडल हैं इनके विस्तार होना चाहिए, मतलब इनको बड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद आता है 1935 में भारत शासन अधिनियम। ठीक है, वहाँ पे हमने 1919 में देखा था कि राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया था। 1935 में इसे राज्यों में समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में लागू कर दिया जाता है। ये इसका पहला महत्वपूर्ण प्रोविज़न था कि राज्यों में द्वैत शासन समाप्त हो गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। कम्युनल इलेक्शन वहाँ पे भी चल रहे थे, यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पे महिलाओं को और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनको इसमें दलित कहा गया था, उनको भी अब कम्युनल बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाने लगा। वहाँ पे हमने देखा था 19 में कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, संघ लोक सेवा आयोग की। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की भी स्थापना होती है और इसमें ये प्रावधान किया जाता है कि एक राज्य के लिए एक आयोग बनाया जा सकता है या एक से अधिक राज्यों को मिला करके भी एक आयोग बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक प्रावधान किया जाता है 1937 में एक कोड की स्थापना होती है जो कि सेंट्रलाइज था सब जगह के लिए। पहले हमने इनिशियली देखा था कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वो सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट का नाम था, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जगहों पे था। ठीक है, ये संघीय न्यायालय है जो 1937 में स्थापित हुआ और इसके जो न्यायाधीश थे उनका नाम था मैरिस गेवियर। इसका लोकेशन नहीं पता मुझे।
हमने पहले देखा था जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें जो वोटर्स थे वो कौन लोग थे? वो बेसिकली उच्च वर्ग के लोग थे या व्यापारी वर्ग के लोग थे या ऐसे लोग थे जो इतना टैक्स पटाते थे जो 3 दिन के लेबर के बराबर होता था। यहाँ पे ये किया गया कि आपकी प्रॉपर्टी या आपकी इनकम के बेसिस को हटा के एज को बेसिस बना के सबको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। ये अभी भी चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। एज में चेंजेस किए गए हैं बाद में। ठीक है, इतना ही था। हाँ, एक चीज़ और थी, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था उसके पास 15 सदस्यीय एक परिषद थी जिसकी सलाह पे वो काम करता था। उस परिषद को डिसॉल्व कर दिया गया और उसको सलाहकारों की एक समिति दी गई। मतलब वो उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं था, वो सलाहकार थे और जो सेक्रेटरी टू इंडिया था वो अब अपने फैसले उनकी सलाह पे ले सकता था। कल पूरा 1671 से सारा कंपेयर करते हुए एक चार्ट बना लेंगे। ऐसे मत बनाना पेज में, ऐसे नहीं बनाना, पेज को ऐसे करके बनाना। हाँ, तो उसमें पूरा आ जाएगा एक ही पेज में। ठीक है, मिलते हैं कल।